हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे गोदावरी नदी अफवाह तंत्र के बारे में। गोदावरी नदी अफवाह तंत्र, याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, जो राज्य के कुल अफवाह तंत्र का लगभग 28.64% क्षेत्र पर ये संग्रहण क्षेत्र है। इसका जल का संग्रहण होता है। गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक की पहाड़ी है, वहां से इसका उद्गम होता है। और इसकी जो छत्तीसगढ़ में प्रमुख सहायक नदियां हैं, बेसिकली आपकी इंद्रावती नदी, सबरी नदी, बाग नदी, ये सब छत्तीसगढ़ की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इंद्रावती की सहायक नदी नारंगी, बोर्डिंग, गुडरा, निब्रा, कोटरी, नंदीराज, डंकिनी, संकिनी, चिंतावागु, तालपेरू, चिंता। इसके अलावा सबरी की सहायक नदी मालेंगर, गेर, कांगेर, मुनगा बहार। इन सब के बारे में आज की इस क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोदावरी नदी अफवाह तंत्र में। गोदावरी नदी अफवाह तंत्र का जो क्षेत्रफल है वो याद रखिएगा 36.49 वर्ग किलोमीटर है। और प्रतिशत की अगर बात करें तो 28.64% में ये अब छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग वाले क्षेत्र के जितने भी नदियां बहती हैं वो गोदावरी नदी अफवाह तंत्र का हिस्सा माना जाता है। गोदावरी नदी अफवाह तंत्र में जो प्रमुख नदी मानी जाती है वो है आपकी इंद्रावती नदी। इंद्रावती की बहुत सारी सहायक नदियां मिलती हैं आपको, जैसे कि नारंगी, बोर्डिंग, निब्रा, गुडरा, कोटरी। इसके अलावा नंदीराज, डंकिनी, संकिनी, चिंतावागु, तालपेरू। ठीक है, इसके अलावा चिंता नाम से भी एक नदी मिलती है। तो ये सभी क्या है, इंद्रावती की सहायक नदी हैं और इंद्रावती के माध्यम से ही गोदावरी नदी में अपना जल छोड़ती हैं। क्लियर है। इसके अलावा एक और नदी बहती है, वो है सबरी नदी। ये भी उड़ीसा से आती है। सबरी नदी की सहायक नदियां छत्तीसगढ़ में मालंगेर, गेर और कांगेर हैं। ठीक है, कांगेर की एक सहायक नदी मुनगा बहार भी सबरी नदी में इनडायरेक्टली मुनगा बहार जाती है कांगेर में, कांगेर से वो सबरी नदी में और सबरी नदी के माध्यम से गोदावरी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोदावरी नदी में। बेसिकली हमको पता है कि कितना एरिया जो है उसका गोदावरी नदी का अफवाह क्षेत्र है वो किस एरिया में है, कौन सा गोदावरी नदी का जलोढ़ मिट्टी है, आप समझ सकते हैं। ये वाला जो भूमि आपको दिखाई दे रहा है पिंक कलर में, ये गोदावरी नदी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। क्लियर है। चलिए, गोदावरी नदी जो अफवाह तंत्र है वो छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, जो राज्य के कुल अफवाह तंत्र का लगभग 28.64% जल संग्रहण क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में लगभग 36.490 वर्ग किलोमीटर में है और इस अफवाह तंत्र का विस्तार दक्षिण छत्तीसगढ़ में है। बेसिकली अगर देखा जाए तो बस्तर संभाग पूरा। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो ये वाले आप एरिया देखेंगे, इस एरिया से भी हमारा जो नदी निकलता है वो नदी किस में जाएगा, ये जैसे नदी है, ये है बाग नदी। इधर से जाएंगे तो कोटरी नदी जाएगी, जिसको परलकोट नदी के नाम भी जाना जाता है। ठीक है, बात करें अगर गोदावरी नदी अफवाह तंत्र का ढाल कैसा है, तो गोदावरी नदी अफवाह तंत्र का जो ढाल है वो याद रखिएगा, इस अफवाह तंत्र का ढाल दक्षिण की ओर है। इसमें जो मुख्य सहायक नदी है गोदावरी नदी की सहायक नदी इंद्रावती नदी, तो इसका ढाल कैसा है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ठीक है, पहले पश्चिम जाएगी फिर दक्षिण जाएगा। तो इसका ढाल कैसा है अगर पूछा जाए, इंद्रावती नदी का ढाल, तो ये ढाल जो बताया गया है वो इंद्रावती का है, याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इसका ढाल है। गोदावरी नदी के बारे में क्या जानना है, तो छत्तीसगढ़ में गोदावरी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो दो सहायक नदी हमको नाम मिलते हैं। एक है इंद्रावती नदी, जिसे बस्तर संभाग की जीवन रेखा या बस्तर की जीवन रेखा कही जाती है। ठीक है, उसके अलावा एक और नदी है सबरी नदी, जिसके समीप ही आपका सुकमा का एक शहर कोंटा जो है वो बसा हुआ है। ठीक है, तटीय शहर सबरी नदी के किनारे अगर पूछा जाए तो कोंटा। अब इसमें गोदावरी नदी में एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो गोदावरी नदी है यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ एरिया ऐसे हैं, लगभग 20 किलोमीटर का एरिया ऐसा आता है जिसमें गोदावरी नदी क्या बनाती है, सीमा बनाती है छत्तीसगढ़ के साथ। क्लियर है। तो गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ की दक्षिण पश्चिम सीमा पर भद्रकाली से लेकर कोतरू तक, ठीक है, ये कोतरू तक लगभग 20 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ये वाला जो आप देख पाएंगे, यहाँ मैं जूम कर दे रहा हूँ, इस एरिया में यहाँ जो आप दिखाई देगा, यहाँ पे क्या कौन सी नदी बहती है, गोदावरी नदी बहती है, जो बीजापुर में कुछ समय के लिए सीमा बनाती है, किसके साथ, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा बनाती है। क्लियर है। अब बात करते हैं गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो याद रखिएगा, जो गोदावरी नदी है ये गोदावरी बेसिन है, आप देख पाएंगे गोदावरी नदी का उद्गम यहाँ से होगा। ये कौन सा जगह है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक। ठीक है, इस नासिक जिले के त्र्यंबक की पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ठीक, गोदावरी नदी को एक संज्ञा भी मिली हुई है, किसे दक्षिण भारत की गंगा या फिर बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत के भूगोल में भी ये काम आएगा। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी। वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, तो तब भी आपको किसको लगाना है, गोदावरी नदी को लगाना है।
गोदावरी नदी की जो मुख्य सहायक नदी है वो आपकी यहाँ देख पाएंगे इंद्रावती है, ठीक है। इसके अलावा सबरी नदी है जो छत्तीसगढ़ में भी प्रवाहित होती है। इसके अलावा बहुत सारी नदियां आपको मिलेंगी, ठीक है। इसमें से जो पेनगंगा नदी है, पेनगंगा नदी के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा कवर करेंगे, ठीक है। माफ कीजिएगा, इसमें वेनगंगा जो नदी है उसको भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस वेनगंगा में एक नदी छत्तीसगढ़ से जाती है, वो है बाघ नदी। बाघ नदी वेनगंगा में मिलेगी और वेनगंगा के माध्यम से ही वो गोदावरी में चली जाती है। इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाघ नदी जो है वो गोदावरी नदी अपोहा तंत्र का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। अब इंद्रावती अपोहा तंत्र को थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। यहाँ पे है आपके क्या, मुंगेर पर्वत, ठीक, कालाहांडी जिला में इस मुंगेर पर्वत से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम है इंद्रावती नदी, जिसके किनारे आपके जगदलपुर शहर, इसके अलावा बारसूर शहर और इसके अलावा भोपालपट्टनम जो शहर है वो बसा हुआ है। इंदिरा नदी के तट पर है ये तीनों शहर, क्लियर है। तो यहाँ इंद्रावती जो नदी है ये पहले जाएगी कैसे, पश्चिम की ओर प्रवाहित होगी, उसके बाद ये चली जाएगी दक्षिण की ओर। तो इंद्रावती नदी का जो प्रवाह है वो कैसा होता है, तो पहले पश्चिम की ओर फिर दक्षिण की ओर। अब सबसे पहले समझते हैं गोदावरी नदी अपोहा तंत्र में जो छत्तीसगढ़ की मुख्य सहायक नदी है इंद्रावती नदी, उसके बारे में। इंद्रावती नदी का याद रखिएगा, इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, तो मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, उड़ीसा से। कहां से, मुंगेर पर्वत से होता है। कौन सा जिला है उड़ीसा में, कालाहांडी जिला। इंद्रावती नदी है ये गोदावरी नदी से कहां जाकर मिलती है, तो याद रखिएगा भद्रकाली नाम का एक जगह है, ठीक है। इस भद्रकाली नामक स्थान के निकट ये गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। वास्तव में जो भद्रकाली है, यहाँ पे भद्रकाली शिव मंदिर भी है जहां पे इनका संगम होता है। याद रखिएगा जो इंद्रावती नदी है, ये नदी जब गोदावरी से मिलती है तो ये गोदावरी नदी कुछ इस प्रकार से आती है। इसके इस साइड देखेंगे तो महाराष्ट्र है, इस साइड देखेंगे तो छत्तीसगढ़ है और इस साइड देखेंगे तो तेलंगाना है, ठीक है। तो भद्रकाली वाला जो जगह है वहां पे 3 अलग अलग राज्य जो है वहां मिलते हैं। भद्रकाली नामक स्थान पर 3 राज्यों का संगम आप मान सकते हैं। वो पर्टिकुलर आपका छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा भी है, महाराष्ट्र वाला हिस्सा भी है और तेलंगाना वाला भी हिस्सा है, क्लियर है। बात करें इंद्रावती नदी की कुल लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई 308 किलोमीटर है, ठीक है। इंद्रावती नदी की कुल लंबाई मैं बोल रहा हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो ये है वो 264 किलोमीटर बहती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की आपको सबसे लंबी नदी कितनी है, शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी आती है, महानदी 286 किलोमीटर जो छत्तीसगढ़ में बहती है। तीसरे नंबर पर आती है कौन सी, इंद्रावती नदी जो 264 किलोमीटर। आपको याद होगा समी ने हंसकर समर को, तो समी में एस से शिवनाथ था, एम से महानदी था और आई से क्या था, इंद्रावती नदी था, ठीक है। तो तीसरे नंबर की क्या है, ये छत्तीसगढ़ की तीसरी सबसे लंबी नदी है, कौन सी, इंद्रावती नदी, ठीक है। इस इंद्रावती का नदी का जो प्राचीन नाम था, आपको 2 नाम मिलते हैं। एक नाम है मंदाकिनी जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके अलावा इसी का एक और नाम है इंद्र नदी के नाम से भी अगर कभी आपको पूछ ले तो याद रखिएगा इंद्रावती नदी को ही इंद्र नदी भी कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा मंदाकिनी नदी। इसके प्रवाह की दिशा में आपको बताया था, प्रवाह की दिशा इसके कैसी होगी, तो पहले पश्चिम की ओर बहेगी, उसके बाद दक्षिण की ओर बहते हुए ये भद्रकाली नामक स्थान पर जाकर गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। इस इंद्रावती नदी को एक संज्ञा प्राप्त है, कौन सी संज्ञा, इसे बस्तर क्षेत्र की जीवन रेखा या जीवनदायिनी कहा जाता है। बस्तर क्षेत्र, संपूर्ण बस्तर क्षेत्र की जीवनदायिनी या फिर बस्तर की जीवन रेखा भी बोले तब भी आपको आंसर लेना है इंद्रावती को ही, क्लियर है। अब थोड़ा सा मैप में इसको देख लेते हैं। ये हमारा है छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे उड़ीसा के इस मुंगेर पर्वत से, कालाहांडी जिला मुंगेर पर्वत से आपकी एक नदी का उद्गम होता है। इस नदी का नाम है क्या, इंद्रावती नदी। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो जगह है, ये जगह क्या है आपका, भद्रकाली है, ठीक है। यहाँ पे इस जगह का नाम क्या है, भद्रकाली। इसी भद्रकाली में क्या होंगी, आपके इंद्रावती नदी आकर यहां मिल जाएगी। और ये जो नदी आप देख पाएंगे, ऐसे करके मैं इसको पैरेलली जो ड्रॉ कर रहा हूं, ये नदी कौन सी नदी है, तो ये नदी है, याद रखिएगा, गोदावरी नदी। और यहां से यहां तक गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, क्लियर है। अब देखते हैं कि जो इंद्रावती नदी है वो छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से प्रवाहित होती है। तो इंद्रावती नदी का प्रवाहित होने वाले कितने जिले हैं, तो सबसे पहला जो जिला है वो है बस्तर। पहले इंद्रावती कहां से प्रवेश करती है, तो छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले से प्रवेश करती है। उसके बाद ये पहुंच जाती है कहां, दंतेवाड़ा, ठीक है। बस्तर के बाद कहां पहुंचेगी इंद्रावती नदी, तो दंतेवाड़ा पहुंचेगी। दंतेवाड़ा के पश्चात ये नदी बीजापुर होते हुए गोदावरी नदी में मिल जाती है। कहां पे मिलती है, तो भद्रकाली के समीप मिलती है, क्लियर है। कुल मिलाकर 3 जिलों से इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है छत्तीसगढ़ में, मुख्य रूप से इंद्रावती नदी, याद रखिएगा। अब जानते हैं इंद्रावती जो नदी है इसके तट पर कौन कौन से नगर या शहर बसे हुए हैं। तो इंद्रावती के तटीय नगर, इंद्रावती नदी के तटीय नगर में सबसे पहला नाम जो मिलता है वो है बस्तर की राजधानी जगदलपुर। जगदलपुर जो है वो इंद्रावती नदी के तट पर बसा हुआ नगर है।
इसके अलावा दंतेवाड़ा में एक जगह है बारसूर, आप लोगों ने बारसूर का नाम इतिहास में भी सुना होगा, ठीक, तो ये वही बारसूर है। इसके अलावा एक और नाम मिलता है बीजापुर का भोपालपट्टनम, जहां भोपालपट्टनम संघर्ष हुआ था 1795 ईस्वी, इतिहास में इसको भी आप नाम सुनते होंगे, ठीक। तो ये 3 शहर जो हैं जगदलपुर, बारसूर और भोपालपट्टनम किस नदी के किनारे हैं? इंद्रावती नदी के तट पर स्थित शहर हैं। रिवीजन कर लें, पहला शहर कौन सा है? जगदलपुर है, ठीक है। दूसरा शहर कौन सा है? बारसूर है, और तीसरा है आपका भोपालपट्टनम जो विद्रोह वाला था। तो इंद्रावती नदी के तट पर कितने शहर हैं? जगदलपुर, बारसूर और भोपालपट्टनम। जगदलपुर बस्तर जिले में, बारसूर दंतेवाड़ा जिले में और भोपालपट्टनम बीजापुर जिले में स्थित है। क्लियर है? इंद्रावती नदी जो है वो कुछ जलप्रपात भी बनाती है, तो उस जलप्रपात को देख लेते हैं। इंद्रावती नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात, इसमें सबसे पहला नाम हमको मिलता है वो है छत्तीसगढ़ का जो नियाग्रा कहा जाने वाला चित्रकूट जलप्रपात, सबसे चौड़ा जलप्रपात जिसको कहा जाता है, ठीक है। ये चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले में स्थित है। किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो याद रखिएगा इंद्रावती नदी द्वारा बनाया जाता है। दूसरा जो जलप्रपात है वो है सात धारा जलप्रपात। याद रखिएगा सात धारा जलप्रपात की जो बारसूर से दूरी है वो 8 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 8 किलोमीटर। बारसूर याद रखिएगा, बारसूर यहां है, ये क्या है? बारसूर, ठीक है, यहां पे है क्या? बारसूर। बारसूर से 8 किलोमीटर है, तो नॉर्मली आदमी सोचेगा कि यहां आसपास होगा, बट वो कहां है? यहां है, ये जगह पे है, इस नदी में इधर है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि सात धारा जलप्रपात है वो दंतेवाड़ा में ना होकर कहां है? बीजापुर में है। याद रखिएगा, लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आप गूगल मैप में भी सर्च करेंगे, देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये बीजापुर में ही है, ठीक है। नॉर्मली सोचना हो जाता है कि बारसूर जो है वो दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा के समीप ही है, तो ये दंतेवाड़ा में आना चाहिए, लेकिन ये मैप के कारण वैसा नहीं होता, ठीक। इसलिए जो हमारा सात धारा जलप्रपात है, ये सात धारा जलप्रपात किसके अंतर्गत आएगा, किस जिले में आएगा? तो यहाँ पे मैं उस जिले के अंदर लिखा हूं, वो जिला कौन सा है? बीजापुर जिला, ठीक। ये दोनों जलप्रपात आपके किस नदी द्वारा बनाए जाते हैं? तो इंद्रावती नदी द्वारा। चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा सात धारा जलप्रपात, सात धारा जलप्रपात में अलग अलग 7 धाराएं हैं। मैं जलप्रपात जब बताऊंगा तो उसमें फिर से बताऊंगा आपको, शिव चित्र, बाण, अर्जुन, कपिल, इस टाइप के 7 अलग अलग धाराएं मिलती हैं, तो वो सात धारा कहलाती है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं जो इंद्रावती नदी है इसकी सहायक नदियों के बारे में। इंद्रावती नदी की सहायक नदियों में सबसे पहले देखते हैं जो मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला उड़ीसा से नदी निकलती है, वो नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी में आपके कोंडागांव के माकड़ी की पहाड़ी से एक नदी का संगम होता है, नदी आकर मिलती है, उस नदी का नाम है नारंगी नदी। इस नारंगी नदी के किनारे पर ही आपका कोंडागांव शहर स्थित है। इसके बाद कोंडागांव से ही एक और पहाड़ी से आपका बोर्डिंग नदी का भी उद्गम होता है, और ये बोर्डिंग नदी आकर कहाँ मिल जाती है? इंद्रावती नदी में। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बाईं ओर से है कि दाईं ओर से है, उत्तर से है या दक्षिण से है। देखिए यहाँ पे केस चेंज हो जाएगा, चूंकि ये नदी किस ओर से बह रही है? यहाँ से बह रही है, यहां से बहेगी। अपने आप को यहां खड़े रखेंगे तो ये किस साइड होगा? दायां होगा, और ये बायां होगा, ठीक है। इस साइड क्या होगा? दायां होगा, और इस साइड बायां। अब यहाँ पे उत्तर और दक्षिण में खेल होगा, याद रखिएगा। उत्तर से मिलने वाली नदियां कौन होंगी? अभी जो बता रहा हूं वो, और साथ ही दाहिने से। यहाँ पे उत्तर और दायां वाला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उत्तर से मिलने वाली नदियों में सबसे पहले नदी आकर कौन सी मिलती है? नारंगी, फिर उसके बाद बोर्डिंग। या फिर दाई से मिलने वाली सब पहली नदी इंद्रावती की छत्तीसगढ़ में कौन सी है? नारंगी, उसके बाद बोर्डिंग। इसके बाद अबुझमाड़ की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, जिस नदी का नाम है गुडरा नदी। इसके बाद अंतागढ़ की पहाड़ी जो है कांकेर जिले से, यहां से एक नदी का उद्गम होता है, इस नदी को कहा जाता है निबरा नदी। निबरा नदी याद रखिएगा, यहाँ पे एक जगह है भामरागढ़, भामरागढ़। इस भामरागढ़ में आकर संगम बनाती है, किससे? इंद्रावती नदी से। सेम चीज आपके राजहरा की एक पहाड़ी है बालोद में, राजहरा की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, इस नदी को कहा जाता है कोटरी नदी या परलकोट नदी। दो नाम मिलते हैं, कोटरी या परलकोट। ये भी आपके कहाँ आती है? भामरागढ़ में। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भामरागढ़ के पास ये क्या बना रही है? त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी नदी? कोटरी, निबरा और इंद्रावती नदी। ये भामरागढ़ है, यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाते हैं। यहाँ से याद रखिएगा एक और नदी आकर मिलती है जो महाराष्ट्र से निकलती है और आके भामरागढ़ में मिल जाती है। उस नदी को मैं अभी नहीं बता रहा हूं, उसको मैं लास्ट में जब सब संगम को एक साथ पढ़ाऊंगा तब मैं उसको और डिटेल में बता दूंगा। तो आपको याद रखना है कोटरी, निबरा और इंद्रावती नदी का जो संगम है वो कौन सा जगह है? भामरागढ़। क्लियर है? अब चलिए
जो दाईं ओर से या फिर उत्तर से मिलने वाली जो 5 नदियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं। कौन कौन सी नदी? नारंगी नदी, बोर्डिंग नदी, गुडरा नदी, निब्रा नदी और कोटरी नदी। नारंगी, बोर्डिंग, गुडरा, निब्रा, कोटरी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी नदी है वो है नारंगी नदी। नारंगी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो याद रखिएगा माकड़ी पहाड़ी कोंडागांव जिले से इसका उद्गम होता है। और ये अपना जल कहां छोड़ती हैं? तो याद रखिएगा इसका जो विसर्जन होगा वो कहां होगा? इंद्रावती नदी में, नारायणपाल के समीप होगा। ठीक है, नारायणपाल या एक गांव है बोदरा गांव, ठीक, उस बोदरा गांव के समीप ये कहां किस में जाकर मिल जाएगी? इंद्रावती नदी में। इसकी सहायक नदी की बात करें, नारंगी नदी की जो सहायक नदी है उसमें एक नाम मिलता है मारकंडी नदी। ठीक, मारकंडी नदी किसकी सहायक नदी है अगर आपको कभी पूछे? तो नारंगी की है। कंडी, मारकंडी और नारंगी इस टाइप का कुछ मिलता जुलता है, मारकंडी, नारंगी। तटीय शहर की बात करें तो नारंगी नदी के किनारे कोंडागांव शहर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे कोंडागांव शहर किस नदी के किनारे है? तो नारंगी नदी के किनारे है। इसके अलावा ये जो संगम बनाती है, विसर्जन कहाँ होता है? तो नारायणपाल। तो आपको याद होगा नारायणपाल जो है वो बस्तर का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है, वो इंद्रावती और नारंगी नदी के संगम के समीप स्थित है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इनके संगम में जब इंद्रावती नदी और नारंगी नदी का संगम होता है वहां पे एक किला भी स्थित है। नारंगी नदी के बाद अगला हम लोग चले जाते हैं, वो है बोर्डिंग नदी। नारंगी नदी के बाद कौन सी नदी? बोर्डिंग नदी। बोर्डिंग नदी का जो उद्गम होता है वो कोंडागांव में होता है और ये अपना जल कहाँ छोड़ती है? तो बोध घाट के समीप ये इंद्रावती नदी में अपना जल छोड़ देती है। कहाँ छोड़ती हैं? बोध घाट के समीप इंद्रावती में अपना जल छोड़ती हैं। बोध घाट परियोजना आप लोग सुने हैं, ठीक है। पर हम लोग जब जलाशय देखेंगे, परियोजनाएं देखेंगे, उसमें मैं बोध घाट के ऊपर और आऊंगा डिटेल में। अभी बस इतना जानिए, बोध घाट के समीप ये कहाँ चली जाती है, किसमें मिल जाती है? इंद्रावती नदी में। इनकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी बेसिक 2 सहायक नदियां आपको मिलती हैं। ठीक है, बहार नदी करके सहायक नदी है, तो एक छोटा बहार नदी और एक बड़ा बहार नदी। छोटा बहार नदी और बड़ा बहार नदी इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। बोर्डिंग की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? छोटा बहार और बड़ा बहार। नारंगी की सहायक नदी कौन सी है? मारकंडी नदी। अब हम लोग पहुंच जाते हैं अब अपनी अगली नदी गुडरा नदी के ऊपर। गुडरा नदी का जो उद्गम होता है वो याद रखिएगा अबुझमाड़ की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। नारायणपुर जिले में जो एक पहाड़ी है अबुझमाड़ की पहाड़ी, ये अपना विसर्जन कहाँ करती है गुडरा नदी? तो याद रखिएगा बारसूर के समीप ही अपना जल जो है वो इंद्रावती नदी में जाकर छोड़ देती है। किसके समीप? बारसूर के समीप। ठीक है, सहायक नदी की बात करें तो इसकी एक सहायक नदी का नाम मिलता है माड़िन नदी। माड़िन नदी किसकी सहायक नदी है? तो गुडरा नदी की सहायक नदी है माड़िन नदी। ठीक है, अगली नदी हम लोग जानते हैं वो है निब्रा नदी। निब्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा अंतागढ़ से होता है। अंतागढ़ कहाँ है? तो कांकेर जिला में है। निब्रा नदी अपना जो जल है वो भामरागढ़ के समीप छोड़ती है। ठीक है, अभी आपको मैं बताया था भामरागढ़ में निब्रा भी और कोटरी भी दोनों अपना जल छोड़ेंगी, तो इंद्रावती नदी में कहाँ छोड़ेंगी? भामरागढ़ के समीप। इसका एक अन्य नाम मिलता है, निब्रा नदी का एक अन्य नाम क्या है? नेई भरत। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेई भरत किसका दूसरा नाम है? तो निब्रा नदी का। इसके अलावा इसकी एक सहायक नदी का नाम मिलता है, वो सहायक नदी है कुकुर नदी। कुकुर नदी किसकी सहायक नदी है? तो निब्रा की सहायक नदी है। निब्रा का उद्गम कहाँ से होता है? तो अंतागढ़ से होता है। कौन से जिले से? कांकेर जिले से। ठीक है, कहाँ अपना जल छोड़ती है? तो भामरागढ़ के समीप इंद्रावती नदी पर अपना जल छोड़ती है। इसके बाद पांचवी जो हमारी नदी है वो है कोटरी नदी। कोटरी नदी जिसको परलकोट नदी भी कहा जाता है। ठीक, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा दुर्ग उच्च भूमि में जो राजहरा की पहाड़ी है बालोद जिले में, वहां से कोटरी नदी का उद्गम होता है। ठीक, इसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। कितनी है? 135 किलोमीटर। समी ने हंस के समर को, समर को से को में कोटरी था, तो कोटरी का कितना लंबाई था? 135 किलोमीटर था। ये इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक या सबसे लंबी सहायक नदी भी आप बोल सकते हैं। कौन सी नदी है? कोटरी नदी। ये अपना जल कहाँ छोड़ती है? तो ये अपना जल भामरागढ़ में ये भी जाकर छोड़ेगी इंद्रावती नदी में। भामरागढ़ वास्तव में महाराष्ट्र में है। तो कोटरी और आपका निब्रा ये दोनों कहाँ चली जाती हैं अपना जल छोड़ने? भामरागढ़ में। इसके अलावा इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी 3 मुख्य सहायक नदियां आपको नाम मिलती हैं। एक है सहायक नदी वालर नदी, दूसरी देवधा नदी और तीसरी है खंडी नदी। वालर नदी, देवधा नदी और खंडी नदी किसकी सहायक नदियां हैं? कोटरी नदी की सहायक नदियां हैं। इस कोटरी नदी का एक प्राचीन नाम मिलता है, वो प्राचीन नाम क्या है? आपको शुरू में बताया था परलकोट नदी, तो इसका प्राचीन नाम क्या है? परलकोट नदी है। क्लियर है?
तो हम लोगों ने क्या क्या जाना, हम लोगों ने इतनी नदियों के बारे में जाना। सबसे पहले इंद्रावती जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ, मुंगेर पर्वत कालाहांडी जिला उड़ीसा से। इसमें माकड़ी की पहाड़ी से नारंगी नदी आकर मिलती है, जिसके समीप कौन सा गांव बसा हुआ है, कौन सा शहर है, तो कोंडा गांव है। ठीक, इसके अलावा कोंडा गांव से ही बोडिंग नदी निकलती है जो बोध घाट के समीप कहाँ मिल जाती है, इंद्रावती नदी में। अबुझमाड़ की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, इस नदी को कहा जाता है गुडरा नदी, जो बारसूर के समीप जाकर कहाँ मिल जाती है, इंद्रावती नदी में। ठीक, इसके बाद अंतागढ़ कांकेर से एक नदी का उद्गम होता है निब्रा नदी, जो आपके भामरागढ़ में जाकर कहाँ किससे मिल जाती है, इंद्रावती नदी से। और राजहरा की पहाड़ी जो दुर्ग उच्च भूमि है बालोद जिले से, वहां से कोटरी नदी या फिर परलकोट नदी का उद्गम होता है, और वो भी भामरागढ़ में जाकर किससे मिल जाती है, इंद्रावती नदी से। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी बाईं ओर से सहायक नदियां, इंद्रावती नदी की जो ये इंद्रावती है इसकी बाईं ओर से मिलने वाली नदियां या फिर दक्षिण से आने वाली जो नदियां हैं, एक चीज बायां या फिर आप यहां बोल सकते हैं दक्षिण, इन दोनों केस में देखेंगे, क्योंकि नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है तो इधर वाला हिस्सा क्या होगा, उसका बायां होगा। बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में सबसे पहला नाम मिलता है आपको कौन सा, जो डांगरी डोंगरी क्षेत्र है वहां से एक नदी निकलती है, इस नदी को कहा जाता है डंकिनी नदी। डंकिनी की एक सहायक नदी भी है जो बैलाडीला के पर्वत से निकलती है, इसका नाम है संकिनी नदी। ठीक है, इसके अलावा आपके बीजापुर की पहाड़ियों से 3 अलग अलग नदियां निकलती हैं। एक नदी है आपकी चिंतावागु, दूसरी नदी है तालपेरू और तीसरी है चिंता। 3 अलग अलग नदियां, चिंतावागु, चिंता और तालपेरू। ये 3 नदियां किससे निकलती हैं, बीजापुर की पहाड़ी से, और बैलाडीला की पहाड़ी से संकिनी नदी, डांगरी डोंगरी क्षेत्र से डंकिनी नदी। तो डंकिनी नदी की सहायक कौन सी है, संकिनी है, और चिंतावागु, चिंता और तालपेरू ये अलग अलग नदियां हैं। याद रखिएगा जो चिंतावागु है वो किस में जाकर मिल रही है, वो याद रखिएगा आपके इंद्रावती नदी में मिल रही है, जबकि चिंता और तालपेरू ये दोनों किस में जाकर मिलेंगी, गोदावरी नदी में जाकर मिलेंगी। क्लियर है। एक एक को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे फिर से। पहली जो नदी है वो है डंकिनी नदी। डंकिनी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो याद रखिएगा डंकिनी नदी का जो उद्गम है वो डांगरी डोंगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा जिले से होता है। ये अपना जल कहां छोड़ती हैं, तो याद रखिएगा बारसूर के समीप, जो दंतेवाड़ा है उसके समीप ये इंद्रावती नदी में अपना जल छोड़ देती हैं। इसके तटीय शहर की बात करें तो इसके तट पर बारसूर शहर स्थित है। इसके अलावा इसके तट पर यहां पर आप देखेंगे तो दंतेवाड़ा शहर भी स्थित है। 2 शहर आपको मिलेंगे, बारसूर और दंतेवाड़ा। यहां एंड लिख दे रहा हूं, दंतेवाड़ा। 2 शहर किस नदी के किनारे, डंकिनी नदी किनारे। ठीक है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी एक सहायक नदी है वो है संकिनी नदी। यहां देखेंगे सहायक नदी कौन सी, संकिनी नदी। संकिनी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो नंदीराज चोटी बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से, जबकि डांगरी डोंगरी से निकलती है डंकिनी। ड से डांगरी और ड से डंकिनी, ऐसा करके भी याद रख लीजिएगा, कंफ्यूजन होता है। ठीक, जबकि संकिनी नदी जो है ये बैलाडीला पहाड़ी से निकलती है। क्लियर है। इसके अलावा इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो डंकिनी नदी है वो दंतेवाड़ा का जो प्रसिद्ध मां दंतेश्वरी मंदिर है वो संकिनी नदी और डंकिनी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक, संकिनी और डंकिनी नदी के संगम पर कौन सा मंदिर स्थित है, तो मां दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। अब डंकिनी की जो सहायक नदी संकिनी नदी है उसको भी देख लेते हैं। संकिनी नदी का उद्गम कहां से होगा, तो अभी बताया था मैं आपको, नंदीराज चोटी कहां, बैलाडीला पर्वत या बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा जिला। ये अपना जल कहां छोड़ती हैं, तो याद रखिएगा ये दंतेवाड़ा के निकट आपका जो डंकिनी नदी पर ये जल छोड़ देती है। बारसूर नहीं होगा, ये क्या होगा, दंतेवाड़ा के निकट डंकिनी नदी पर ये अपना जल छोड़ेंगी और वहां पे संगम बनाएंगी दंतेवाड़ा में। ठीक है। तटीय शहर की अगर हम लोग बात करें, तटीय शहर कौन सा है, तो याद रखिएगा दंतेवाड़ा जो शहर है इसके तट पर स्थित है। यहीं पे दंतेवाड़ा शहर से ये डंकिनी नदी आगे बढ़ जाएगी और यहाँ दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर है। ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या जानना है, तो याद रखिएगा विशेष में इसमें आप जान सकते हैं कि यह छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है, जिसका जल जो है वो रक्ताब या लोहे के समान, रक्त के समान लाल दिखाई देता है। वो रीजन क्या है, कहां से निकल रही है, बैलाडीला पहाड़ी। बैलाडीला पहाड़ी क्यों फेमस है, तो अपने आयरन ओर के लिए फेमस है। ठीक है। इसके कारण ये जो नदी है वो प्रदूषित हो जाती है और वो लाल रंग दिखाई देता है, आयरन ओर के जो पानी में बह कर आते हैं। ठीक, उसके कारण ये क्या हो जाती है, लाल दिखाई देती है, जिसके कारण इसको क्या कह दिया जाता है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी। नदी प्रदूषित नहीं है, लोग प्रदूषण फैला रहे हैं। अगली नदी की हम लोग बात करते हैं। अगली हमारी जो नदी है वो है चिंता नदी। आप लोगों ने देखा होगा चिंतावागु और तालपेरू। ठीक, चिंता नदी का उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम होता है बीजापुर जिले से। ठीक, इसके अलावा बीजापुर से निकलते हुए ये किस में जाकर अपना जल छोड़ देगी, इंद्रावती नदी में। सेम चीज आपके तालपेरू केस में भी है। ठीक, इस तालपेरू नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ये भी बीजापुर में इसका उद्गम होगा
और ये अपना जल कहाँ छोड़ेगी, तो इंद्रावती नदी में। वास्तव में इंद्रावती नदी की जो 3 अलग अलग मैं आपको नाम बताया, चिंता, चिंतावागो और तालपेरू, ये इंद्रावती में ना जाकर एक बच जाती है, कौन सी, चिंतावागो। बाकी दोनों जो वो नदियां हैं वो किस में चली जाती हैं, गोदावरी नदी में। ठीक है, तो चिंतावागो नदी किस में अपना जल छोड़ेगी, ये बीजापुर से इसका उद्गम होगा, और कहाँ अपना जल छोड़ेगी, तो याद रखिएगा इंद्रावती नदी में। बाकी जो है वो दोनों तालपेरू और चिंता, ये दोनों किस में छोड़ेंगी, गोदावरी नदी में। अब इसके अलावा देखिए, हम लोगों ने अभी तक जितनी नदियां देखी इसमें हमारी इंद्रावती की सहायक नदियां देखी। अब जानते हैं सबरी नदी के बारे में। याद रखिएगा, सबरी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ना कि इंद्रावती नदी की। तो सबरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नंदपुर पर्वत से होता है। नंदपुर पर्वत सिकराम श्रेणी है, उसमें नंदपुर पर्वत एक स्थित है। कहाँ, तो कोरापुट जिला उड़ीसा में। कौन सा पर्वत, नंदपुर पर्वत। अगर वो ना हो तो सिकराम श्रेणी या सिकराम श्रेणी। ठीक, ये अपना जल कहाँ छोड़ती है, तो इसका मुहाना कहाँ बनता है, तो आंध्र प्रदेश के में एक जगह स्थित है कूनावरम। इस कूनावरम के समीप ये गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो सबरी नदी की लंबाई जो है वो 173 किलोमीटर है। और तटीय शहर की अगर हम लोग बात करें तो कोंटा जो है, सुकमा जिले का कोंटा, वो सबरी नदी के किनारे स्थित है। सबरी नदी पर स्थित कुछ प्रमुख जलप्रपात में क्या है, तो एक गुप्तेश्वर जलप्रपात है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा रानी दरहा, रानी दहरा अलग है, रानी दाह अलग है। ठीक है, ये क्या है, रानी दरहा है। रानी दरहा जलप्रपात कहाँ स्थित है, सुकमा में। किस नदी द्वारा निर्मित है, तो सबरी नदी द्वारा। ठीक, इसका प्राचीन नाम कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा सबरी नदी का जो प्राचीन नाम है वो कोलाब नदी है। ठीक है, कौन सी नदी, कोलाब नदी। और सहायक नदी की बात करें तो सबरी नदी की मुख्य 3 सहायक नदियां मिलती हैं, गेर, कांगेर और मालंगेर। ठीक है, मालेंगर या मालंगेर, गेर गेर करके याद रखिएगा, गेर, कांगेर, मालंगेर, ऐसे करके। इसी मालंगेर में आपका मलगेर इंदुर जलप्रपात है। जबकि एक कांगेर नदी है, इसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम है क्या, मुनगा बहार, जिस पर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। तो जलप्रपात जब मैं बताऊंगा तो उसको और डिटेल में जाऊंगा। अभी बस इतना जानिए, सबरी नदी की 3 सहायक नदियां कौन कौन सी है, गेर, कांगेर, मालंगेर। और कांगेर की सहायक नदी कौन सी है, तो मुनगा बहार। ठीक है, कांगेर की सहायक नदी है, जो इनडायरेक्टली किसकी सहायक नदी बन गई, सबरी की। और सबरी किस में जाकर मिल रही है, गोदावरी में। इसलिए मुनगा बहार नदी जो है वो किस नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। सबरी नदी के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कईयों बार एग्जाम में पूछा गया, हजारों बार आप बोल सकते हैं, कईयों बार पूछा गया है, वो क्या है कि राज्य में कौन सा एक ऐसा नदी है जिसमें आपका जल परिवहन संभव है या नौकागमन संभव है, तो याद रखिएगा वो सबरी नदी है। ठीक है, राज्य की है एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल परिवहन की जो सुविधा है वो उपलब्ध होती है। कितने किलोमीटर जल परिवहन होता है, तो याद रखिएगा 36 किलोमीटर इसमें जल परिवहन होता है। कहां से कहां तक, तो सुकमा के कोंटा से लेकर आपके आंध्र प्रदेश के कूनावरम तक सबरी नदी में जल परिवहन संभव है। कितना किलोमीटर, 36 किलोमीटर, जो वर्ष भर चलता है। ठीक है, सीजनल नहीं, वर्ष भर। अच्छा, जो मैं आपको ये सारी चीजें बताया, इसको थोड़ा सा मैं मैप में बता देता हूं। ये हमारी कौन सी नदी हो गई, सबरी नदी। इस सबरी नदी का उद्गम कहां से हो रहा है, नंदपुर पर्वत, कोरापुट से। इसकी एक सहायक नदी है, कौन सी नदी, ये नदी है कांगेर। उसकी सहायक नदी है मुनगा बहार। उसके अलावा गेर और मालंगेर। इस सबरी नदी के किनारे एक शहर है, कौन सा शहर, कोंटा शहर। जगदलपुर जो है वो किस नदी के किनारे है, आपके इंद्रावती नदी के किनारे। कोंडागांव शहर किस नदी के किनारे, नारंगी नदी के किनारे। इसके अलावा आपकी डंकिनी संकिनी के समीप कौन सा है, दंतेवाड़ा। और यहाँ पे एक शहर है बारसूर। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को जाना। अब इसमें एक चीज और आपको भूल जा रहा हूं, या उसको भी बता देता हूं। एक नदी है बाघ नदी। वास्तव में देखिए, इस मैप में मैं आपको बताता हूं। पहले यहां पे एक नदी आती है, इस नदी का नाम है क्या, वेनगंगा। इस नदी का नाम क्या है, वेनगंगा नदी। यहां से राजनांदगांव से एक नदी निकलती है, बाघ नदी। ये बाघ नदी जो है वो वेनगंगा मिल जाती है, और वेनगंगा किस में मिल जाती है, गोदावरी नदी में। तो ये बाघ नदी भी किसका हिस्सा हो गई, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का। ठीक है, राजनांदगांव के कुलझारी पहाड़ी से ये बाघ नदी निकलेगी, और बाघ नदी किस में जाएगी, वेनगंगा में जाएगी। और वेनगंगा किस में जाकर मिल जाएगी, आपके गोदावरी नदी में। क्लियर है। तो चलिए एक बाघ नदी को भी मैं बता ही देता हूं। ठीक, बाघ नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है, कुलझारी पहाड़ी, राजनांदगांव से। ठीक, और ये अपना विसर्जन किस में करती है, वेनगंगा के माध्यम से गोदावरी नदी में करती है। क्लियर है। तो इतने में हम लोगों ने क्या जाना, तो इतने में हम लोगों ने इतनी नदियों
के बारे में जाना। बेसिकली गोदावरी नदी अपोहा तंत्र में मुंगेर पर्वत से इंद्रावती नदी निकलती है। इसकी दाईं ओर से सहायक नदियां क्रमशः नारंगी, बोर्डिंग, गुड्रा, निब्रा और कोटरी हैं। ठीक, गुड्रा की सहायक नदी माड़िन नदी, निब्रा की सहायक नदी कुकुर नदी। इसके अलावा बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में डंकिनी नदी, संकिनी नदी, चिंतावागु, चिंता और तालपेरू। सबरी नदी का उद्गम जो होता है वो नंदपुर पर्वत से होता है। इसकी सहायक नदियों में कांगेर, कांगेर की सहायक नदी मुनगा बहार, इसके अलावा गेर और मालंगेर। मालंगेर में मलगेर इंदुल जलप्रपात है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बहुत सारे डेटा हैं जो जलप्रपात के, मैं उसको जलप्रपात वाले में बताऊंगा। आशा है कि ये सारा चीज आपको समझ आ गया होगा। ये हमारे कुछ सोशल साइट्स हैं जिसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।